सर पीछे वाला कलर चेंज होगा क्या सर? बहुत डार्क लग रहा है। बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। हाँ सर। चेंज चेंज कर सकते हैं, वैसे जनरली स्टूडेंट्स डार्क ही लाइक करते हैं, मतलब। ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक कर ब्लैक दीजिए। कर, नहीं हाँ ग्रीन सर, है ये, हाँ मतलब ग्रीन है ये। ब्लैक कर दीजिए। पूरा ब्लैक कर ब्लैक कर देंगे तो दीजिए और डार्क हो जाएगा। और उसमें अच्छा लगता है सर। सर ब्लैक पे व्हाइट से लिखेंगे तो सर अच्छा लगेगा। बढ़िया, ये सर। अच्छा, तो ग्रीन से ब्लैक ले लें, यही कह रहे हो? हाँ हाँ सर, ये ब्लैक कर लीजिए सर, ब्लैक ले लीजिए। ओके, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ सर, सर इस पे व्हाइट से लिखिएगा सर, काफी मजे आएंगे सर। ओके ओके। तुम ही लिख दो आके। बहुत सही। ठीक है, ब्लैक। यस सर। बढ़िया। चलिए यस व्हाइट सर। से लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लगभग सभी आ गए होंगे, है ना? तो डिस्कशन कर दे या नहीं, मतलब ईमानदारी से बताना, अगर जैसे रात से अभी तक नहीं कर पाए हो तो कोई किए दिक्कत सर। नहीं है। ठीक किए है, हो? किए सर, डिस्कशन कर लें सर। सर किए सर, डिस्कशन कीजिए। हाँ हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। तो हम लोग एक दो पहले ही डाउट है पर सर। हाँ, बहुत सिंपल है डिस्कशन। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 11, हो गया सर। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में डाउट होगा? यस सर। हाँ, देखिए Yes, 13 में sir, क्यों 13 डाउट आ रहा है, क्योंकि इसने आपको, देखो इसमें एक वर्ड यूज किया है, अनलैज्ड है, ये अनलैग्ड है, दिख रहा है? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारा स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है उसके कंसर्न हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो रॉड है या जो भी कंडक्टिंग मीडियम है, तो जो भी हमारा कंडक्टिंग मीडियम है उसको हम लोग क्या करके रखते हैं, चारों तरफ से क्या करके रखते हैं, इंसुलेटेड करके रखते हैं, ताकि यहां से ये कोई भी हीट ट्रांसफर ना कर सके। ठीक है, तो उसके कंसर्न आपको पता है कि होमोजेनियस रॉड में कैसा फंक्शन आता है, लीनियर फंक्शन आता है। लेकिन अगर हम इसको अनलैग्ड रखें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाउंड्री से क्या कर सकता है, सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो जैसे सपोज इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, इसका टेम्परेचर कुछ T2 है, तो ये T1 T2 तो सपोज मेंटेन टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर जो भी आप टेम्परेचर देखते थे उसका कैसा फंक्शन आता था, लीनियर आता था। यस सर। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, अगर डायरेक्ट हीट यहाँ से ऐसे जाती है तब तो यहाँ का टेम्परेचर कितना आता है आपके पास, लीनियर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आता है। लेकिन अगर मान लो कि ये बाउंड्री से क्या कर सके, हीट बाहर फेंक सके, ओके, तो क्या इसका टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा लेसर हो जाएगा? यस और नो? सर एक्सेप्ट नहीं कर सकता sir. बाहर से। बाहर से एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर इससे कम है, ओके, अदरवाइज एक्सेप्ट भी कर सकता है। सर थोड़ा बड़ा बना दो सर। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो अब आगे हाँ बड़ा बना सर। देंगे। पहले ये क्लियर हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर इसमें यहाँ पर टेम्परेचर जो है, आप ये मान के चलो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और ये हीट बाहर रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर दिया जो, हुआ भी है सर। हाँ, जो लीनियर के करस्पॉन्डिंग वेरिएशन होना चाहिए था उसमें जो भी टेम्परेचर्स हैं वो थोड़े थोड़े नीचे आ जाएंगे। तो टेम्परेचर जो है थोड़े थोड़े नीचे आने की वजह से ग्राफ थोड़ा ऐसे बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? सर हम ऐसे मान कैसे सकते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर एक्सेप्ट करे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ऊपर मान देखो कैसे लिखा हुआ है, सकते बोथ आर हायर फ्रॉम द सराउंडिंग। ये बोल रहा है T1 और T2 दोनों हायर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, मान नहीं रहे हम, देखो कहीं किसी लाइन में लिखा हुआ है। हाँ सर हाँ।
ठीक है, किसी लाइन में लिखा हुआ है कि दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर बोथ आर हायर फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इनके इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी जो होंगे वो सराउंडिंग से ज्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हो गया सर। हो गया। मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं इस पर बेस्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। हो गया यस सर, हो गया सर। 15? हो गया सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16। डाउट है। 16 में डाउट है? लैंग्वेज थोड़ा समझ नहीं आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हमारे पास एक वॉल है जिसमें 2 लेयर्स हैं, है ना, कितनी, ए और बी, एंड विच इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो एक आपके पास वॉल है, इसमें 2 डिफरेंट मटेरियल भरे हुए हैं, तो 2 डिफरेंट मटेरियल भर दिया आपने। बोथ लेयर्स हैव द सेम थिकनेस, यानी इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस सेम है, तो मान लीजिए ये L है तो ये भी L है। और कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, यानी ये B है आपका और ये A है। तो अगर B की थर्मल कंडक्टिविटी K है तो A की थर्मल कंडक्टिविटी उसकी डबल है, ट्वाइस दैट ऑफ B। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो कह रहा है द अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द होल वॉल इज हाउ मच, 36 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए यहां से और यहां तक के बीच में 36 डिग्री सेल्सियस, मतलब मान लो इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, या मान लो इसका टेम्परेचर कुछ T0 है, तो ये कितना हो गया, 36 प्लस T0, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए, जंक्शन का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए अक्रॉस लेयर ए। तो ऐसा करते हैं, अगर हम पहले ये टी टेम्परेचर निकाल लेते हैं, फिर टी टेम्परेचर के बाद आपको ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा। क्लियर और नॉट? यस सर। तो लैंग्वेज Yes, क्लियर sir. हो गई आपको? तो लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग देखिए, आपके पास इधर रेजिस्टेंस कितना बनेगा, L/2KA, और इधर रेजिस्टेंस कितना बनेगा, L/KA। अच्छा, मैं इनको 2 ऐसे रेजिस्टेंस दिखा देता हूं। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है, दिस इज 36 प्लस T0 एंड दिस टेम्परेचर इज T0, और मान लीजिए इसका टेम्परेचर T है। तो R1 और R2 में क्या रिलेशन दिख रहा है बताओ तो, R2 और R1 में क्या रिलेशन है? तो अगर ये R1 है तो R2 आपका 2 टाइम्स है क्या, R2 इज द 2 टाइम्स ऑफ R1। यस देख लो। सर। हाँ Yes, सर। sir. तो ऐसा करो, यहाँ Yes, पे sir. बैठ के आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, H जितना इधर से आया उतना इधर गया, ओके। या आप चाहो, जो हम लोग जंक्शन पे कर रहे हैं, नेट गोइंग का सम 0, तो मैं यहाँ जंक्शन पे बैठ के कर रहा हूँ इक्वेशन, T माइनस ऑफ 36 माइनस T0 अपॉन R1 प्लस 36 प्लस T0। हाँ 36 प्लस 36 और प्लस T0। T माइनस T0, यही होगा, अपॉन 2R1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, T आ जाएगा, T यहाँ से, यस सर। यस सर। एंड इसके बाद आपका आंसर क्या होगा, लेयर ए पर आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस इन लेयर ए, योर आंसर वुड बी 36 प्लस T0 माइनस ऑफ T, दिस विल बी योर आंसर। तो ये T यहाँ रख देंगे। क्लियर हुआ? सर सर मैं इससे सर सीरीज में लेके हीट निकाल हाँ। लिया टोटल, कर Yes, sir, सकते हो, आगे कर की सकते हो। value। मैं एक लेयर मिनट पे लगा दिया। एक मिनट, मैंने आपको सारे मेथड बता रखे हैं, आप चाहो टोटल निकाल के फिर लेयर ए की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो डायरेक्ट वहां से आपका डेल्टा टी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। यस सर। जैसे आप पहले 36 का डिफरेंस है तो आर इक्वलेंट लेकर आप एच निकाल लो, और फिर R1 के ऊपर डेल्टा टी बाई R1 कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, अब आपको मैंने हर तरीका सिखा दिया कैसे कर सकते हैं। ओके सर सर आपने ए की तरफ टेम्परेचर 36 प्लस T0 लिया है, मैं बी की तरफ भी 36 प्लस तब T0 भी तो ले सकता हूँ। ले सकते हो, और उससे आपका आंसर जो होगा वो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, समझ गए? हाँ सर, ठीक है सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। इवन कोई चाहे तो T0 को हटा के 0 और 36 लिख के भी कर सकता है, क्योंकि आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके,
यस सर। हाँ, अगर हमें पर्टिकुलर टी टेम्परेचर बताना होता तो फिर हम इधर टी नॉट और इधर 36 प्लस टी नॉट, तो हमें दोनों एंड के स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होंगे। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सर मेरे से कैलकुलेशन नहीं हुआ। सर इसमें आंसर नहीं आ रहा। यस आंसर सर। नहीं आ रहा, क्यों? ये कह रहा है टू, अच्छा इसमें कैलकुलेशन एरर है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। ये आपसे क्या कह रहा है, आपके पास 2 मेटल क्यूब्स हैं, 3 सेंटीमीटर उनके क्या हैं, एजेस हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का आपका बना हुआ है। तो कह रहा था द टोटल थर्मल करंट फॉर दी वन रिजर्वायर टू दी अनदर, यानी आपको या तो आप H1 प्लस H2 निकाल लो, ओके, सर या फिर हम ऐसा करते हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों पैरेलल में है। यस सर। हाँ सर, आर इक्वलेंट निकाल। आर इक्वलेंट निकालो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 1/R1 प्लस 1/R2, तो दोनों का लेंथ तो सेम है, दैट इज इक्वल टू 1/R1 कितना, 1/R1 कितना, L/, 385। मान लीजिए K1 इंटू एरिया, एरिया है सेम है सबका, प्लस 1/L/K2A। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है, K1A प्लस K2A/L। ओके, व्हाट वुड बी योर आंसर ऑफ H? H इज योर डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी बाय आर इक्वलेंट, तो डेल्टा टी आपके पास आ रहा है 80, ओके, इंटू 1/R इक्वलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 अपॉन, अब आपको पता है क्यूब है ना, तो क्यूब का एरिया तो हो गया A² और लेंथ हो गई A, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस वुड बी योर 80 K1 प्लस K2A, ये आपका आंसर होगा। सारी वैल्यूज रख के चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। अब याद रखना यहाँ K1 K2 में मीटर दिया हुआ है बेटा, तो ऊपर जो A है ना इसको मीटर में रखना, ठीक है। यस सर। आ रहा है आंसर, मुझे कंफर्म करो कुछ लोग, नहीं तो मैं फिर यस इसको सर। कैलकुलेशन कर। और तो दिस इज योर 80 इंटू K1 प्लस K2 कितना हुआ, 209 प्लस 594। 385 इंटू ए, एज लेंथ कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर है ना, तो सर 3, एरिया 6 स्क्वायर नहीं हुआ? हाँ एरिया हाँ 6A स्क्वायर। बेटा दोनों का इंडिविजुअल एरिया है ए, ये अपना अपना एरिया है, हाँ तो 2 मेटल क्यूब्स हैं तो दोनों का अपना अपना एरिया आएगा यहाँ पे, ओके। एक बार मैच कर लो ये आंसर आ रहा है क्या, ओके सर। ये 1.43 आ रहा है, एक बार रुको मैं अभी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। यस सर आ रहा है। आ रहा है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल है। यस सर। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सर। हो गया, यस सर। एंड क्वेश्चन नंबर 20। सर डाउट है सर। डाउट है 20 बता देते हैं, देखिए 20 में आपका विजुअलाइजेशन का डाउट है। कैसे, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, एक सिलेंडर है जो सॉलिड है, ओके, ये एक सिलेंडर है, ये सॉलिड है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपको कैपिटल R प्रोवाइडेड है। ध्यान से देखो ये पूरा ऐसे सॉलिड है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कहा हुआ है, इसके ऊपर हमने किसको यूज किया है, एक दूसरा है जिसका इनर रेडियस R है और आउटर रेडियस 2R, मतलब एक और मटेरियल है आपका सिलेंड्रिकल ऐसे, ओके। तो ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, येलो कलर दिख रहा है ना, यस सर, बढ़िया। यस सर। यस सर। और ये जो है ये वाला पार्ट, इसका रेडियस आपको पता है, इनर रेडियस R है और आउटर रेडियस 2R है। तो पहले एक बात बताओ, आपके लिए ये 2 रॉड है,
एक रॉड तो पूरा सॉलिड है और दूसरा रॉड जो है वो कहां से कहां तक है, वो R से लेके 2R तक सॉलिड है पूरा। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस लगा रहे हैं। तो जैसे आप इधर से और इधर तक हीट ट्रांसफर करना चाहते हो, तो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि भाई इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए आपको। तो ये कितना है K1 और ये कितना है K2। पहले मैं इनके इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं। देखो तो R1 में क्या फॉर्मूला है, L बाय, तो L तो सेम है दोनों का, तो L बाय K कितना होगा K1, और इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। देखो ये सही है। एंड व्हाट इज R2 इज योर L बाय K2। अच्छा, इसका एरिया कितना है, देखो पाई टोटल 2R का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास R2 जो आ रहा है दैट इज योर L बाय K2 पाई इंटू 3R स्क्वायर, यही वैल्यू है। यस सर। अब इसमें क्या हो रहा है आपको पता है, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, ये पैरेलल। पैरेलल में है। यहाँ से H1 जाएगा, यहाँ से H2 जाएगा, लेकिन इनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो दोनों पैरेलल में है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या लिखूं, 1/R इक्विवेलेंट वुड बी 1/R1। R1 कितना है K1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/K2 3 पाई आर स्क्वायर, यही है ना हमारा आंसर। और डिवाइडेड बाय क्या है, उल्टा लिख दिया मैंने, L अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, तो दैट इज L अपॉन कितना आएगा K1 पाई आर, पाई आर स्क्वायर इधर L अपॉन K2 K2 पाई 3R का होल स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, K इक्विवेलेंट चाहिए ना, यस सर। तो यहीं पर एक्सप्रेशन में ये जो K1 है और ये K2 है, इन दोनों को सेम वैल्यू का बना दो। K तो क्या होगा, दैट इज 1/L अपॉन समथिंग K0 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/L अपॉन कितना आ जाएगा K0 पाई 3R स्क्वायर। K0 पाई 3R स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से K0 एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, यस सर। यस सर। इसमें विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि ये क्या पार्ट है, ये अलग से, तो ये जो अलग से है इसके ऊपर राउंडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों के दोनों पैरेलल, दोनों का अलग अलग आप थर्मल रेजिस्टेंस निकालें और पैरेलल सर कॉम्बिनेशन यूज कर लो। यहाँ पे के नॉट कैसे ले सकते हैं, पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। कोई उसके बात नहीं, बाद यही ले लो। नहीं आर इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा बेटा। आप ये समझो ना, आपको करना क्या है, इनके डायमेंशन चेंज नहीं करने, बस आपको इनका मटेरियल सेम कर देना है। तो मटेरियल सेम करने के बाद आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर पूरा मटेरियल सेम हो जाता है। सर के नॉट की टर्म में आर इक्विवेलेंट आएगा, उसके बाद फिर से एक बार लगाना पड़ेगा ना के इक्विवेलेंट। हाँ तो बेटा ये लग गया, ये देखो आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, मैंने लगा दिया ये आपके सामने, दोनों एक साथ लगा दिया। और ऐसे ही करना, इसमें आपका जल्दी टाइम बचेगा। जहां जहां K1 K2 दिखे वहां K1 K2 बदल के K0 रखते जाओ एक्सप्रेशन में, समझ गए। ठीक है सर। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 हो गए दोनों। 2 क्वेश्चन ही दिए थे। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 2, हाँ 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सर। एंड एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8। वो भी हो गया। सिंपल है दोनों। यस यस सर। सर। ओके, और कुछ दिया था होमवर्क में? नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने रात भर में ये होमवर्क किया, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। इसका मतलब आप लोग सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, अच्छा ये आपको ना क्या कहते हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब PDF के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। क्लियर? यस सर। तो आपको भी लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, बाद में आप लिख सकते हो। अभी हम लोग क्लास करते हैं डायरेक्ट। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ आइस।
मान लीजिए किसी पॉन्ड में या कहीं पे भी आपको फ्रीजिंग ऑफ आइस एक्सप्लेन करना है, वो कैसे फ्रीजिंग होती है उसके टाइम के साथ हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, ध्यान से सुन रहे हो सारी बात? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, सबको सुनाई दे रहा है? चैट बॉक्स में भी बोल सकते हो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास आइस की फ्रीजिंग करनी है, तो पता है आपको क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? जैसे कि सपोज ये कोई पॉन्ड है, इसका कुछ ये सरफेस एरिया मान लीजिए, ये ऐसे दिखा रहा हूं मैं ना, 3D का व्यू है, तो ये इसका क्या है, ये ए जो है दैट इज सरफेस एरिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अंदर पानी है। ओके, तो ये वाटर आपका इस तरह से अंदर है, तो ये वाटर यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें फ्रीजिंग की डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द एंटायर वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का क्या स्टार्ट होता है? अगर हम और इसमें से हीट निकाल लें तो इसकी फ्रीजिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड है कि माइनस ऑफ T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया? -T0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होते ही आपको पता है ये जो वाटर सरफेस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहां से हीट कहां पर जाएगी? हीट सराउंडिंग में जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर वाटर से कम है। तो जैसे ही ये हीट जाएगी तो वैसे ही इसके हीट जाने से एक ऊपर की लेयर है ना, वो फ्रीज अप हो जाएगी। समझ में आई बात? तो जैसे ही अपर सरफेस से हीट गई सराउंडिंग में, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ कि ये जो अपर लेयर है यहाँ पर आपको पता है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का है, और 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होगा वो क्या करेगा, जैसे ही हीट रिजेक्ट करेगा वो फ्रीज हो जाएगा। अब पता है जैसे ही ये आइस की फ्रीजिंग शुरू हुई, तो अब मुझे ये बताओ, सबको ये बात दिखाई देनी चाहिए कि जैसे कि ये वाला टेम्परेचर, जस्ट लेयर के नीचे का जो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर कितना है अपर लेयर का टेम्परेचर? -T0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये सराउंडिंग के साथ मिला हुआ है। तो इधर देखो, क्या आपको लगता है 0 डिग्री सेल्सियस और -T0 डिग्री सेल्सियस में 0 ज्यादा है, तो हीट यहां से ऐसे फ्लो करके बाहर जाएगी? यस और नो? यस सर। है ना? तो हीट हमारी किधर जाएगी? आइस के लेयर को क्रॉस करके बाहर जाएगी। तो जो आपकी आइस की लेयर बनी है ना, वो आइस की लेयर जो है हीट कंडक्शन का काम करेगी। किसका काम करेगी? हीट कंडक्शन। तो जो आइस है वो जब हीट कंडक्ट करेगी, तो जैसे जैसे हीट का कंडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे आपको पता है कि जितना जितना हीट आगे जाती जाएगी, ये जो आपका वाटर है वो क्या करने लग जाएगा? वाटर फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हीट जाती जाएगी फ्रीजिंग बढ़ती जाएगी और इसके लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? और ये हीट कंडक्शन का काम कौन कर रहा है? 0 डिग्री का वाटर और -T0 डिग्री के सराउंडिंग के बीच में। तो ये आपकी जो आइस है उसकी अपर लेयर वो -T0 डिग्री सेल्सियस पे है, सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर पे, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना, यहाँ का टेम्परेचर, ये कलर दिख रहा है ये वाला? हाँ सर। है ना? वैसे तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं सारे लगभग हर लाइट कलर्स यूज करता हूँ। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और आपका सराउंडिंग के साथ जो अपर लेयर कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर है -T0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको दिख रहा है इतनी मोटी लेयर ये। तो जैसे जैसे आइस की लेयर फॉर्म होती जाएगी, वो लेयर ही किसका काम करेगा? हीट कंडक्शन का। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस का पार्ट और -T0 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में हीट कंडक्शन ये आपकी आइस की लेयर करेगी। क्लियर है इतनी बात सबको?
यस सर। ओके, तो अब क्या हो रहा है, हमें ना यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि टाइम के साथ कितनी लेयर फॉर्म हो गई। तो मैंने मान लिया कि सपोज एट एनी टाइम t तक x लेयर फॉर्म हो चुकी है। ये किस टाइम तक? एट एनी टाइम t। एट एनी टाइम t तक कितनी लेयर फॉर्म हो गई है? x। अब बताओ इस मोमेंट पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से किस रेट से हीट जा रही है, तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप कंडक्शन से लिख सकते हैं। तो अगर आपको आइस की थर्मल कंडक्टिविटी पता हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कितना होगा? तो दैट वुड बी योर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज H इक्वल टू क्या होता है? KA/L इंटू टी नॉट। यस सर। तो हमारे पास K हो गया आइस का कुछ K मान लेते हैं, एरिया हो गया कितना? A ये वाला एरिया जिस एरिया से हीट का फ्लो होता है, पता है ना सबको? यस सर। तो KA/L, L कितना है, कितनी X, थिकनेस बन X। चुकी है? X इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस ऑफ माइनस टी नॉट, तो 0 माइनस ऑफ माइनस टी नॉट, दिस इज योर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज KA/X इंटू टी नॉट। T0. तो देखिए इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम करता जाएगा आइस? यस सर। यस सर। तो पहले जैसे थिकनेस कम थी, तो जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होते जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस रेट को मैं कितने कंडीशन के लिए कांस्टेंट मान सकता हूँ? किसी x से लेके x प्लस dx के लिए कांस्टेंट मान सकता हूँ, उसके बाद जैसे ही x में वेरिएशन होगा उसके साथ हमारा h वेरी करता जा रहा है। ठीक है, तो h कितना हुआ आपके पास? KA/X इंटू टी नॉट। तो मुझे ये बताओ यहां से कितनी हीट गई dt टाइम में? तो मैं कह रहा हूं इन dt टाइम कितनी हीट गई, जरा बताओ तो, h dt। Yes sir. अच्छा, इस हीट के जाने से पता है क्या असर पड़ेगा? इस हीट के जाने से जैसे आपका x लेयर बना था वैसे ही आपका x प्लस dx, ये जो मैं बना रहा हूं ना, देखो एक्स्ट्रा लेयर बना रहा हूं, ये कितनी विड्थ है? ये dx विड्थ है। तो ये dx विड्थ ऑफ लेयर एक्स्ट्रा बन गई। तो मुझे बताओ ये जो dx विड्थ है, आपको पता है क्या कि ये आइस बनेगा वाटर से, तो यहाँ पर लेटेंट काम होगा। तो इसके अगर आइस की लेटेंट हीट कैपेसिटी सपोज LF है ना, तो हमें मालूम है कि ये dq किसके इक्वल होगा? कितना मास फ्रीज कर गया? मान लेते हैं dm मास फ्रीज कर गया। ओके, तो dm इंटू LF दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच? h dt। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ये dm इंटू LF मतलब dm मास फ्रीज कर गया, तो dm मास फ्रीज करने पे कितनी हीट रिजेक्ट होगी? dm इंटू LF एंड दैट इज इक्वल टू h dt। ठीक है, तो यहां से आपका एक्सप्रेशन देखिए क्या बनता है। dm की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी। अच्छा बताओ इसका एरिया कितना है? A है, और विड्थ कितनी है? dx। तो कितना वॉल्यूम हुआ? तो दैट इज A इंटू dx, दिस मच अमाउंट ऑफ मास into LF latent heat of fusion that is equal to h dt। h is your KA/X into T naught into dt। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं सिर्फ सिंपल सा इंटीग्रेशन करूंगा। क्लियर होना चाहिए सबको? सर ये एक बार फिर से बताओ। हाँ देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, एक सर बार फिर से। हाँ, dq नेगेटिव होगा ना? dq नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, dq डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो हमने उसको क्या किया, dq नेगेटिव है ना, तो ये जो h dt है ना वो भी नेगेटिव है, इसलिए मैंने दोनों तरफ माइनस नहीं लगाया। आप चाहो तो लगा सकते हो। h dt गया है तो जाने वाली हीट को हम माइनस h dt लिखेंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो इसलिए मैंने वो मैग्नीट्यूड हटा दिया दोनों तरफ। आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से हीट गई है कुछ माइनस ऑफ दिस, आप यहाँ माइनस लगाकर फिर यहाँ भी माइनस लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हम मैग्नीट्यूड वाइज इस बात को समझ पाए हैं कि मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग अगर एनालाइज किया जाए तो जितनी हीट गई है उससे कुछ मास आपका फ्रीज कर जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू dt। कंफर्म? Yes, sir. ठीक है, तो अब सिंपल Yes, सा sir. आपको क्या करना है, टाइम के साथ x का फंक्शन लाना है, तो जिसमें ये जो भी चीजें कांस्टेंट है उनको तो रहने दो, तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास रिलेशन आ रहा है रो LF इंटू एक्स dx, रो LF इंटू एक्स dx, दैट इज इक्वल टू k t नॉट इंटू dt। तो आपको पता करना है कितने टाइम में कितनी आइस फ्रीज हो गई। तो आपने कहा कि सर t इक्वल टू 0 पे 0 आइस थी, x 0 था, एट एनी टाइम t तक कितनी आइस बन चुकी है, तो आपने कहा x थिकनेस बन चुका है। तो इसको बस आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, रो LF इज अ कांस्टेंट वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू k t नॉट इंटू t। तो आपके पास टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज रो LF एक्स स्क्वायर अपॉन 2k t नॉट। दिस इज द टाइम टेकन बाय द x थिकनेस ऑफ लेयर, यानी x थिकनेस बनने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन। समझ में आया सबको? सर आपने रो वाला कैसे लिख दिया सर, ये समझ में नहीं आया सर। रो रो वाला ऐसे लिखा है बेटा, मास कैसे लिखते हैं, मास कैसे लिखते हैं, डेंसिटी रो इनटू इंटू वॉल्यूम। तो देखो जो लेयर आपकी बनी है उसका सरफेस एरिया कितना है a, और कितनी थिकनेस और बढ़ गई है आ गया सर, dx। समझ में आ गया। आ गया समझ में? हाँ तो इसका सरफेस एरिया a और इसकी विड्थ है dx, देन हाउ मच इज इट्स वॉल्यूम, दैट इज a dx। तो एक बार मुझे रिप्लाई चाहिए, क्या आपको ये फंक्शन समझ में आ गया कि फ्रीजिंग ऑफ आइस का टाइम के साथ कितने, तो आ योर गया t इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 10 सेंटीमीटर आइस को फ्रीज करने में कितना टाइम लगेगा, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख के t निकाल सकते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो Yes, मैं sir. ये पूछता हूँ आपसे कि 10 सेंटीमीटर के बाद अगला 10 सेंटीमीटर और फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है कि पहले 10 सेंटीमीटर का टाइम आप x बराबर 10 रख के निकाल लो, फिर अगले 20 सेंटीमीटर का टाइम x की वैल्यू 20 रख के निकाल लो, तो आपको Yes. पता चल जाएगा कि उन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के आइस बनाने में कितना टाइम लेगा। तो क्लियर है स्टूडेंट सबको Yes, किस sir. तरह से हमने फ्रीजिंग ऑफ आइस Yes, किया? sir. एक बार मैं इसको Yes, रिपीट sir. कर देता हूँ, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये पॉन्ड है, उसके ऊपर का टेम्परेचर -T0 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर मेरा एंटायरली कितने टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपर लेयर से हीट जाएगी और अपर लेयर पर एक आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हीट जाएगी वैसे वैसे आइस का फॉर्मेशन होगा, और जैसे जैसे आइस का फॉर्मेशन होगा आइस एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा जो हीट को यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम t तक x थिकनेस बन चुका है। अब हम उसको x से x प्लस dx ले जाने के लिए कितना और हीट जाएगी उसका हमने कैलकुलेशन किया, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर h dt। तो एच डी टी अमाउंट ऑफ हीट गया, उससे डीएम अमाउंट ऑफ आइस का फॉर्मेशन हो गया, मास रख दिया, एलएफ रख दिया, और ये इक्वेशन रख दिया, यहाँ से सॉल्व करके आपका टी आ जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आपका कंडक्शन कंप्लीट होता है ना। अब आपको ध्यान है मैंने कन्वेक्शन बताया था, तो कन्वेक्शन से जो रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया था पहले ही। तो कन्वेक्शन जो है वो हमारा उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ डेफिनेशन वगैरह है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडिएशन। प्रीवियस स्लाइड पे चलिए ना, स्क्रीनशॉट ले लूं। मैं आपको भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। ओके सर वहाँ पे सर हम रो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना सर, क्योंकि पानी का तो हमें पता होता है वैसे नॉर्मली। हाँ, रो हमें पता है, आइस का कितना है, और जो कुछ भी है वो आपको सब क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बेसिकली आपका रिलेशन क्या था कि योर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोलिक रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने आपको रेडिएशन के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, याद आ रहा है? तो देखिए सबसे पहले रेडिएशन मैंने आपको बताया था, इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या रिक्वायर्ड था,
मीडियम रिक्वायर्ड था, मीडियम। लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रेडिएशन में इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर medium is not required because this heat transfer takes place through electromagnetic wave, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड जो है ओके प्रतीक, आप थोड़ा लेट आए हो तो अभी आपको ना जब पीडीएफ आएगा उसमें पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, आप टेंशन नहीं ले, मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा ग्रुप में। आप लोगों का ग्रुप है ना कोई P1 से 15 वाला, उस ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, तो उस ग्रुप में आ जाएगा। ओके, तो देखिए इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो या आप रेडिएशन भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? रेडिएशन। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सी बात पता चल गई, इसमें मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ईएम वेव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता है, एक तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वो रेंज है जो आपको दिखाई देता है। समझते हो? यस सर। ये विजिबल रेंज है। जो रेड है, रेड के आगे आता है इंफ्रारेड, है ना। उसके बाद क्या होता है? माइक्रोवेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बता रहा हूं आपको। विजिबल के बाद होता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड आगे होता है रेडियो वेव। ओके, और इधर वॉयलेट के लेफ्ट में होता है कौन सा? यूवी। अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्स रेज होती है, एक्स रेज। और इसके साइड में होती है गामा रेज। हमारे ओके, अब याद रखना, ये जो आप स्पेक्ट्रम देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, यही आपके ईएम वेव्स हैं, और आप इनको रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी सुना है ना, कोई भी रेज, कैथोड रेज हो चाहे कॉस्मिक रेज हो, वो सब पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आई बात? ईएम वेव्स सिर्फ यही होते हैं, विजिबल से लेके, तो विजिबल है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। और इवन जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ का कैसा ऑर्डर है? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे अगर मैं वैल्यू बताना चाहूं आपको, तो वॉयलेट का अप्रोक्सीमेटली होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो 4000 से लेके 7800 हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अभी आपके सामने से मोबाइल की बहुत सारी रेडियो वेव्स गुजर रही हैं, जो आपको दिखाई दे रही है क्या? नो सर। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? आपके सामने से कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स गुजर रही हैं, है ना। आपके घर में माइक्रोवेव ओवन हो सकता है ना। तो वहां पर जब वो कुकिंग कर रहा है माइक्रोवेव के थ्रू, तो आप देख सकते हो वो वेव्स आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, अभी आपके सामने जो जितने भी सिस्टम्स पड़े हैं वो सब रूम टेम्परेचर पे हैं, तो उनमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रहे हैं। कौन से? इंफ्रारेड, है ना। तो ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमें विजिबल रेंज दिखाई देता है, इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो एक बात बताइए, ये जो आपके पास आपका ईएम वेव रेडिएशन वीएम वेव्स हैं, इन्हीं को हम रेडिएशंस भी बोल सकते हैं,
और इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि मीडियम है तो उससे इनको कोई परेशानी नहीं है, ये मीडियम में भी ट्रेवल कर जाते हैं, लेकिन मीडियम नहीं भी है तो भी ये ट्रेवल करते हैं। तो रेडिएशन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आई बात? और आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, अगर उसका कुछ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो वो क्या करती है? रेडिएशन इमिट वाइब्रेशन। तो अगर कोई भी बॉडी, अगर उसका कुछ भी टेम्परेचर है केल्विन स्केल पर, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो Yes, sir. एब्सोल्यूट जीरो हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन। तो अगर कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो बॉडी क्या करती है? रेडिएट करती है। Radiation. मतलब अभी हमारे सामने ये आप स्टाइलस देख रहे हो, इसका भी कुछ टेम्परेचर है, ये अभी रेडिएट कर रही है, इसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं। समझ में आई बात? मतलब ये EM वेव्स एमिट कर रहा है अपने अंदर से। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट लिख देते हैं, इफ अ बॉडी is at some temperature, at some absolute temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल पर होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? 0 केल्विन से। देन दिस बॉडी radiates, then this body radiates। मतलब अगर कोई बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे, ध्यान रखना ये K का मतलब केल्विन है, तो अगर किसी बॉडी का कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो वो रेडिएट कर रही है। वो बात अलग है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका रेडिएशन, या आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये बॉडी अगर ये रेडिएट कर रही है तो ये अभी ठंडी क्यों नहीं होती जा रही है, इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड कैसे है? इन सब सारे बातों का जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये बॉडी अपने अंदर से एनर्जी एमिट कर रही है, वो रेडिएशन एमिट कर रही है। बात समझ रहे हो इतना? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए एक कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है, एक कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है कि अगर हम आइडियल बात करते हैं तो हम जब कहते हैं ना कि एक बॉडी रेडिएट कर रही है, तो ये कहा जाता है कि वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी वेवलेंथ पॉसिबल होते हैं ना, वो उन सारे वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। बात समझते हो? तो आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये बॉडी रेडिएट कर रही है तो ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी वेवलेंथ को क्या कर रही है? एमिट कर रही है। वो बात अलग है कि उनकी इंटेंसिटी, जैसे आपके मन में आए कि सर इसमें से विजिबल लाइट भी निकल रही है क्या, फिर तो हो सकता है विजिबल लाइट भी निकल रही है, बहुत इतनी कम इंटेंसिटी है कि उसका असर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट पॉइंट क्या है कि कोई बॉडी जब रेडिएट करती है तो वो हर तरीके के वेवलेंथ क्या करती है? एमिट करती है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, एनी डाउट? सर 0 केल्विन पर क्या होगा? 0 केल्विन पे रेडिएट नहीं करेगी बेटा, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। जब हमने कहा कि 0 केल्विन पर ऐसा कुछ नहीं होगा, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर अगर कोई बॉडी होती है तो वो रेडिएट करती है। समझ गए? 0 केल्विन पे वो रेडिएट नहीं करती है, कोई रेडिएशन एमिट उसमें से नहीं होते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब आप ध्यान से समझना, मैं ना 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा। तो अभी हमारे पास 2 चीजें एक साथ चलेगी, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक तो पता है मैं बॉडी की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ये स्टाइलस है ना, ये इसके ऊपर अभी लाइट्स गिर रही है इस रूम में, तो ये उस लाइट जो इसके ऊपर गिरी, ये उसके साथ क्या क्या कर सकता है? अगर टेक्निकली बात करें तो ये उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ये उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो जब इसके ऊपर लाइट गिराई जाएगी तो लाइट गिराने पर ये क्या क्या कर पाएगा, उसके हिसाब से हम 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन, एक रिफ्लेक्शन, एक ट्रांसमिशन, और एक तीसरी प्रॉपर्टी जो अपने टेम्परेचर की वजह से ये अपने अंदर से रेडिएशन क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो एक बार मुझे रिप्लाई करो, क्या आप ये बात का मतलब समझ रहे हो कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है? सर रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन में क्या फर्क है सर? मतलब वो वही उसी लाइट को वो भेज रहा है दोनों उसमें। एक मिनट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में तो
क्या फर्क है? अरे जैसे मान लो ये ग्लास है, एक ग्लास है, आपको पता है कि मान लीजिए कांच का है, इसमें आप रेडिएशंस गिरा रहे हैं, तो जो पार कर जाएंगे उनको ट्रांसमिशन कहा जाता है, जो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे वो रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। तो अच्छा, ट्रांसमिशन समझ गए? रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन एक होता है सर? हाँ, एक ही बात है। ट्रांसमिशन मतलब पार कर जाना, ओके सर। समझ गए? तो ट्रांसमिट हो जाने का मतलब वो एनर्जी पार कर गई उसमें से। तो जब किसी सरफेस पे कोई लाइट हम गिराते हैं तो हमारे पास तीन फेनोमेना हो रहे हैं, ठीक है? या तो एब्जॉर्ब कर रहा है, या रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर ट्रांसमिट कर रहा है। और एक बॉडी अपने सरफेस से एमिट कर रही है। एमिट करना एक अलग एस्पेक्ट है। एमिट करना मतलब रेडिएट करना। और इस पर मैं सरफेस पर लाइट गिराकर ये सोच रहा हूं कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो अलग फेनोमेना है, ठीक है? तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, तो जब आप एक बॉडी पर लाइट गिराते हैं, तो जैसे एक कोई सरफेस है आपके पास, ये सरफेस है, ध्यान से समझते जाना। एक तरफ तो हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं जो एमिशन है, दूसरी तरफ मैं और फेनोमेना की बात कर रहा हूं। तो जैसे सपोज आपने इसके ऊपर लाइट गिराया, तो लाइट की आपने कुछ क्यू एनर्जी फॉल किया। क्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है? यहां पर तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट कर सकता है, कुछ अमाउंट ट्रांसमिट कर सकता है, और कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारे पास इस सरफेस पर तीन प्रॉपर्टीज हैं, आइदर रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो इनके हिसाब से हम इनके फ्रैक्शंस डिसाइड कर देते हैं इस सरफेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से, एज पर एक्सपेरिमेंट, कि कितना फ्रैक्शन इसने एब्जॉर्ब किया, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट किया, और कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट किया। तो अगर हम बात करें कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट किया, तो उसका मतलब क्या होगा? एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। तो ये क्या हुआ हमारे पास? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। समझ में आता है? ये हम कैसे पता करेंगे? हम उस सरफेस पे लाइट गिरा के देखेंगे कितना फ्रैक्शन वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को मैं स्मॉल ए लिख रहा हूं, दैट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। एंड सिमिलरली द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T is the energy transmitted upon energy इंसिडेंट। तो एक सरफेस पर तीन फेनोमेना हो रहे थे जब उसके ऊपर कोई लाइट आके गिर रही है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्ब को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहेंगे, और ट्रांसमिशन को T को कहेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो देखिए, एक सरफेस पे जब लाइट आके गिरी तो वहां तीन फेनोमेना हुए। तीन कौन कौन से फेनोमेना हुए? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। तो आप कह सकते हो दैट इंसिडेंट एनर्जी द एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाता है? आप अगर दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दे तो 1 इक्वल्स टू योर आएगा R प्लस, एक बार ऐसे लिख लो, 1 इक्वल्स टू QR अपॉन Q प्लस Q एब्जॉर्प्शन अपॉन Q प्लस Q ट्रांसमिशन अपॉन Q। तो दैट इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इन तीनों का सम 1 होता है। ओके? अब देखो, इसमें समझना कुछ भी नहीं है, बस हम एक बात बता रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या है। हाँ देखिए, जो ट्रांसमिट हो रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है या जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कोई रेडिएशन गिराई गई, तो उस रेडिएशन में से कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ और कितना ट्रांसमिट हुआ। तो इन तीनों का सम कितना होता है? इन तीनों फ्रैक्शंस का सम 1। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, ये बात सबको समझ में आई कि जब आप किसी सरफेस पर लाइट गिराते हैं तो वो सरफेस क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, इसका सम 1 होता है, इनके कोएफिशिएंट्स का सम 1 होता है।
क्लियर है? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दो। यस Yes, सर। क्लियर है। सर पूरा कोफिशिएंट का सम 1 होता है। हाँ, तीनों के कोफिशिएंट का सम। भाई एक बात बताओ, आपने एक चीज लिया, उसके 3 हिस्से कर दिए, तो तीनों में कितना कितना फ्रैक्शन दिया, उन तीनों का सम 1 होगा, फ्रैक्शन का सम। मान लीजिए 20% एब्जॉर्प्शन, 30% रिफ्लेक्शन और 50% ट्रांसमिशन हो गया, तो ये 3 पार्ट हुए। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो ये क्या बता रहा है, ये उसकी चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है कि जब वो किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होता है तो वो रेडिएट करता है, और उसके सरफेस पे गिरने वाली लाइट वो एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट कर सकती है। उसके करस्पॉन्डिंग इन तीनों का सम 1 होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या नाम है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ठीक है। केमिस्ट्री का ब्लैक बॉडी है क्या? बेटा अब केमिस्ट्री का है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ। ओके, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। देखिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसा सरफेस, ध्यान से सुना, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है, एक ऐसा सरफेस जिस पर जब आप लाइट गिराएंगे तो वो सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा, 100% एब्जॉर्ब कर जाएगा, सभी को एब्जॉर्ब कर जाएगा। ऐसा सरफेस क्या होगा? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्लियर है? यस सर। जैसे देखिए अभी आपको मेरे पीछे एक ब्लैक कर्टेन लगा हुआ है ना? अब ये मैंने अपने स्टूडियो में क्यों लगा रखा है इसको? ब्लैक कर्टेन हमने क्यों यूज किया है? यहाँ पर हमने यूज किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस पर जो लाइट गिरे ये एब्जॉर्ब कर जाए उसको। समझ रहे हो? तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है? हमने एक ब्लैक कलर यूज किया है। ओके, बट आप एक चीज नोटिस करिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये तो कुछ चमक भी रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर। कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है, इससे मतलब पता है क्या है? ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, ये 100% एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। व्हाइट लाइट दिख रहा है थोड़ा। हाँ, कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यस हाँ, सर। व्हाइट लाइट बोलने से बेटर वर्ड क्या है? कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। यस सर। ओके, तो कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो परफेक्ट ब्लैक नहीं है ना? अगर इसके कंपैरिजन में बात करो तो ये जो मेरा जैकेट है ये थोड़ा ज्यादा ब्लैक दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है देन दैट ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए जो हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो एक ऐसा सरफेस होता है जो उस पर गिरने वाले 100% रेडिएशंस को क्या करता है? 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ओके, यस सर, क्लियर। तो जैसे अभी हमने पीछे आपको 3 तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाई, उसमें आपने क्या देखा? कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? कि एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इन तीनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो अगर आपका कोई, पता है क्यों होता है? हाँ, उसका सम 1 होता है। तो अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर गया, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं किया और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया उसने। 100% क्या किया उसने? एब्जॉर्प्शन। तो क्या आपको लगता है उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 होगा? नो सर। यस सर। अरे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 ही तो होगा अगर 100% एब्जॉर्ब कर रहा है तो। यस यस सर। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ बॉडी whose absorption coefficient is 1 is called perfect black body. Perfect black body. ठीक है, that means a perfect black body completely absorbs the energy
या कंप्लीटली एब्जॉर्ब द ऑल रेडिएशन। समझ में आया? तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करेगा, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा सारी रेडिएशंस को। ठीक है, तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करता है, कंप्लीटली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा अभी देखो हम लोगों ने ब्लैक स्क्रीन लिया, इसके पीछे भी पर्पस क्या है बताओ? कि ब्लैक स्क्रीन है, हालांकि चलो ब्लैक स्क्रीन वाली बात को हटा देते हैं क्योंकि उसमें क्या आपके मोबाइल की रेडिएशन अंदर से निकल रही होंगी व्हाइट के केस में, इसलिए हम लोग उस एग्जांपल को हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने सामने कोई भी सरफेस अगर आप डार्क ब्लैक लेते हैं तो वो सरफेस कैसी प्रॉपर्टी रखता है कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या करेगा, वो सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, यानी उसके ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 वो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें कि हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह कौन है, तो जैसे अगर हम बात करें लैंप ब्लैक, कभी नाम सुना है? नो सर। जैसे लैंप ब्लैक क्या होता है, लैंप ब्लैक क्या होता है, जैसे सपोज आपके घर में कोई दिया जल रहा है, ठीक है, ये दिया जल रहा है और आप उसके ऊपर एक चम्मच ऐसे रख दो कवर करके, आपको पता है थोड़ी देर में ये चम्मच ऐसे काला हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन इकट्ठा होकर ये ऐसे काला हो जाएगा। यस सर। तो जो जब आप उस ब्लैकनेस को देखेंगे ना तो वो इतना डार्क होगा, ब्लैक होगा कि वो बिल्कुल लैंप ब्लैक है। मतलब लैंप ब्लैक तो उसका नाम है, और वो लगभग आपको पता है 97% तक एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है, हालांकि वो भी 100% नहीं है। कितना है? लगभग 97%। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो हमारे पास जो लैंप ब्लैक है ना वो लगभग 97% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो लगभग परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा है, लेकिन हालांकि 100% ब्लैक बॉडी तो वो भी नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? आ गया सर। है ना? ऐसे ही कहा जाता है कि जैसे प्लेटिनम का पाउडर होता है ना, तो जैसे प्लेटिनम का पाउडर होता है ब्लैक बॉडी, तो वो ऑलमोस्ट वो भी 97% तक हम लोग मानते हैं कि वो ब्लैक बॉडी जैसा होता है। प्लेटिनम पाउडर जो ब्लैक होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? सर 100% ब्लैक बॉडी नहीं होती है क्या? 100% डेफिनेटली एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, 100% तो कोई है ही नहीं, समझ गए? लेकिन एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो किसी एक्सटेंट तक अगर हम बात करें कि लैंप ब्लैक, तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए किसके जैसा एक्ट कर रहा है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो एक ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना होता है? 1 ठीक है, अब हम इसके बाद अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, दैट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। एमिसिव, हाँ बोलिए क्या? ऑफ अ बॉडी, क्या कह रहे हो बेटा? सर ब्लैक होल को काउंट करते हैं, वो भी तो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। बेटा ब्लैक होल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना, वो इतना डेंस होता है, उसमें ग्रेविटेशनल पॉइंट्स भी होते हैं। समझ गए क्या? तो अभी हम लोग सिंपल सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ समझ गए? डेफिनेटली वहां पर क्या कॉन्सेप्ट है वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट डेफिनेटली वो भी है कि वहां से कोई रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं जा पाती, जो जाती है वो ट्रैप कर जाती है। क्लियर है? यस सर। तो अभी हमारे पास एक एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो ये किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, जैसे आपके पास एक बॉडी है, अभी आपके सामने एक बॉडी रखी हुई है जो किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर है, तो ये बॉडी इस समय क्या कर रही है, अपने चारों तरफ रेडिएशंस को एमिट कर रही है। तो ये अपने चारों तरफ रेडिएशंस को क्या कर रही है, एमिट कर रही है। जैसे आपके सामने कोई बल्ब जल रहा है, उस बल्ब से रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, अभी बाहर निकल के देखो तो सन रेज आ रही है क्या? तो सन भी क्या कर रहा है, बेटा ये बंद कर लो, बंद कर। बेटा ये बंद कर लो, जिसके भी डिस्टरबेंस आ रहा है। बंद कर ले। कर दीजिए। ओके, तो देखिए एक बॉडी जब किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होती है तो उसका सरफेस क्या करता है, रेडिएट कर रहा है, सरफेस से रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो ये आपके पास रेडिएशंस हैं। मैंने आपको एक
कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो रेडिएशंस निकलते हैं उनमें क्या माना जाता है कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी वेवलेंथ पॉसिबल है वो सब यहाँ से निकल रही होती है। अब किसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, किसकी इंटेंसिटी कितनी कम है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इंटेंसिटी का मतलब कितना क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे इंटेंसिटी का टेक्निकल मीनिंग होता है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो किसकी पावर कितनी ज्यादा है, तो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगी या किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कम होगी, तो उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी इंटेंसिटी में कुछ वेरिएशन होगा। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी वेवलेंथ एमिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर ये बॉडी किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो ये रेडिएट करती है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम इसके रेडिएशन को काउंट करने के लिए, काउंटेबिलिटी लेने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरा सरफेस है, तो इस सरफेस पर मान लीजिए मैंने कोई डेल्टा ए एरिया कंसिडर किया। कितना एरिया? डेल्टा ए इज द एरिया ऑफ दिस। और इसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, जो ये रेडिएशंस निकाल रहा है, मैंने कहा कि उसके रेडिएशंस की डेल्टा ई जो है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा ई नॉट। डेल्टा ई नॉट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय डेल्टा ए सरफेस। तो समझना आप ध्यान से, आपके सामने एक सरफेस रखा है, सपोज ये है, तो एक सरफेस है, उसका आपने कौन सा एरिया कंसीडर किया, उसमें से एक आपने डेल्टा ए एरिया कंसीडर किया, और आपने पता किया कि उस डेल्टा ए में से कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है। ओके, तो आपने पता कर लिया कि इतनी एनर्जी निकल गई। तो ये जो एनर्जी निकली है, सपोज आपने कहा कि सर ये जो एनर्जी निकली है वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में निकली है। कितने में निकली है? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में निकली है। तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है? एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वहाँ एक ही साइज, मतलब एक ही रेट की थी। यूनिट टाइम 200 बेटा ये बंद कर लो आप यार अपना, वहाँ में बड़े बड़े मिल गया। अब मैं समझाने आ रहा हूँ, बात कहीं और चल रही है। Emissive power of a body is the energy radiated per unit area per unit time is called emissive power। क्या ऐसे कह दो, सिंपल कॉल्ड कहने की क्या जरूरत है, नाम आगे लिख ही दिया हमने। तो एक बात बताओ, व्हाट इज एमिसिव पावर? जैसे कोई सरफेस रेडिएट कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी रेडिएट वो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एमिसिव पावर। ओके सर इंटेंसिटी और ये सेम होते हैं ना? हाँ, अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो सेम ही है। ओके यस। लेकिन ये जो एमिसिव पावर हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इसमें आपके सारे वेवलेंथ इंक्लूड हो गए। जैसे एक बॉडी है, उसका सरफेस एरिया ए है, ओके, इंटेंसिटी भी तो जो लेते हैं हाँ, वही लेते हैं। हाँ यूनिट तो वही आएगी। पहले लैंग्वेज समझ लो इसमें। एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी रेडिएटेड, कितनी एनर्जी निकली। तो जैसे पूरी मान लो ए एनर्जी निकली है ना, सॉरी ई एनर्जी निकली किसी ए एरिया से, तो उस एरिया से वापस डिवाइड कर दीजिए आप। तो एक तो पहली बात एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और वो एनर्जी कितने टाइम में निकली उस टाइम से भी आप डिवाइड कर दो, तो दैट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, एमिसिव पावर जिसको मैं ये वाला सिंबल दे रहा हूं, दैट इज व्हाट, एनर्जी रेडिएटेड, तो डेल्टा ई नॉट अपॉन डेल्टा ए डेल्टा टी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, डेल्टा ए नॉट बाई डेल्टा टी को हम ये पावर भी बोल सकते हैं इस क्वांटिटी को।
अगर हम इस क्वांटिटी की बात करें तो डेल्टा ई नॉट बाई डेल्टा टी को हम क्या बोल सकते हैं? पावर भी बोल सकते हैं। Yes, sir. यस सर। पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एमिसिव पावर, या आप कह सकते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एमिसिव पावर। इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी फिर? इसकी ऐसा यूनिट बनेगी एनर्जी, एनर्जी होगा कितना? जूल पर सेकेंड, so that unit would be watt per square। तो एक बात बताइए, अगर आपको किसी बॉडी की एमिसिव पावर पता चल जाए, सपोज कितनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? सर अगर टाइम आप की यूनिट नहीं आएगी? हाँ टाइम का यूनिट नहीं आएगा टाइम की यूनिट नहीं आएगी क्या सर? बेटा आ गया, एनर्जी बाय टाइम वॉट हो गया, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो एनर्जी के साथ जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। समझ रहे हो? जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट। यस ओके, तो हमारे पास एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर, दैट्स ऑल। इसका मतलब अगर मैं आपको किसी बॉडी की एमिसिव पावर बता देता हूं तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप उसके कंप्लीट एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावर रेडिएट कर रहा है। यस और नो? यस सर। तो अगर आपको ये पता करना है कि कितना पावर रेडिएट कर रहा है, तो पावर रेडिएटेड, तो आप उसको क्या करेंगे? एमिसिव पावर से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? एमिसिव एरिया पावर को मल्टीप्लाई कर दें, कितना एरिया, किस एरिया से वो रेडिएट कर रहा है, तो ये पावर रेडिएटेड मिल जाएगा। और अगर आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी रेडिएट हो। समझ में आई बात? हाँ सर आ गया। तो अब बात ध्यान से सुनना। हाँ क्या बोलिए? सर ये एमिसिव पावर कुछ कुछ इंटेंसिटी की तरह हो गया ना, क्योंकि पावर बाय टाइम हाँ बिल्कुल, वो हाँ पावर बिल्कुल बाय बिल्कुल एरिया हो रहा है। बिल्कुल इंटेंसिटी की तरह हो गया, समझ गए? लेकिन यहाँ पर उसका नाम आप इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, या हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर वर्ड यूज करते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। यस अच्छा, अब सर। ये जो Yes. एमिसिव पावर है ये किस चीज के लिए है? जो बॉडी अंदर से रेडिएट कर रही है। तो जो बॉडी अपने टेम्परेचर पे होकर रेडिएट कर रही है उसके लिए एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। आज देखो पूरे लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर रेडिएशन में बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, तो वन बाय वन हम आपको एक एक चीज समझाते जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, ब्लैक बॉडी क्या है, एमिसिव पावर क्या है, ठीक है। पीछे आपको मैंने कुछ कोएफिशिएंट्स बताए। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास एब्जॉर्प्टिव पावर। अब देखो ये अलग चीज है, एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर? सोच के बोलो कोई भी। जो एब्जॉर्ब अच्छा एक मिनट आप लोग मत बोलिए, मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ, आपके मन में क्या आ रहा होगा? सर इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज, क्योंकि आपने एमिसिव पावर को उल्टा कर दिया। लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर की ये डेफिनेशन नहीं होती है जो हमने आपको स्मॉल ए पढ़ाया था पीछे। स्मॉल ए जो हमने बताया था एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्टिव पावर जो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को ही कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अपनी तरफ से डेफिनेशन नहीं बनाना है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर सिंपली आपका ए है। ये क्या बताता है? हाउ मच फ्रैक्शन इट इज एब्जॉर्बिंग, कितना फ्रैक्शन, जितना आपने गिराया उसमें से कितना फ्रैक्शन ले लेगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर आप समझ गए। तो आपका एब्जॉर्प्टिव पावर बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। समझ में आया कि नहीं? तो एब्जॉर्प्टिव पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट को एब्जॉर्प्टिव पावर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला डेफिनेशन है, दैट इज अनदर डेफिनेशन, दैट इज योर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ओके, देखो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है, इसको हम लोग सिंबल कैसे दे रहे हैं? ई और सफिक्स में लैम्डा लगा दे रहे हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर,
अब सिंपली जो आप देख रहे हैं, पहले अगर हम एमिसिव पावर की आपसे डेफिनेशन पूछें तो आपको पता है व्हाट इज योर एमिसिव पावर? हाँ सर। एमिसिव पावर इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। अब पता है स्पेक्ट्रल में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि एज अ फैक्ट अगर हम ये बोले कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी वेवलेंथ रेडिएट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी radiates, it emits all kind of wavelength। तो जब एक बॉडी रेडिएट करती है तो वो सभी टाइप के वेवलेंथ एमिट करती है। एज एन आइडियल कॉन्सेप्ट 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ एमिट करती है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है जो एमिसिव पावर है ना, उसमें सारी पावर आ गई, सारे वेवलेंथ आ गए। अब मान लो आप ये कह रहे हो कि सर हमें ना अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से चेक करना चाहते हैं कितनी कितनी एमिसिव पावर है। तो पहले मुझे बताओ, क्या आप ये बात समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ अलग अलग के करस्पॉन्डिंग? जैसे टोटल एमिसिव पावर है, उसमें से आप पता करना चाहते हो कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एमिसिव पावर है। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज आपके पास 500 बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है, कुछ रेड है, कुछ ऑरेंज है, कुछ पिंक है, इस तरह से बहुत सारी बॉल्स हैं। तो आपने जो 500 बॉल्स में, तो वो टोटल एमिसिव पावर हो गई। लेकिन अगर आप ये बताएं कि अलग अलग कलर के कितने कितने हैं, तो वो ये बताना हुआ कि एमिसिव पावर पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी है, ठीक है। तो क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो कि अब मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर बात कर रहा हूं, जैसे एक बॉडी हर तरीके की वेवलेंथ एमिट कर रही है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी एमिसिव पावर है, हम पहले उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो मैं यहां पर एक क्वांटिटी लिख रहा हूं, दैट इज DE। DE इज द एमिसिव पावर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। ये DE क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से देखो तो, व्हाट इज DE? और एमिसिव पावर ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। जैसे आपकी एक बॉडी 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी वेवलेंथ क्या कर रही है, एमिट कर रही है, ओके। तो उसमें से आप किसकी वेवलेंथ, किसकी एमिसिव पावर उठा रहे हैं? सिर्फ लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा की, ओके। तो अगर आपका डी लैम्डा बहुत छोटा हो तो क्या आप कह सकते हैं कि दिस इज द एमिसिव पावर करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा? एक बार मुझे रिप्लाई चाहिए इस पॉइंट पर। यस सर। तो अगर आपका डी लैम्डा बहुत छोटा हो, ठीक है, तो अगर आपका डी लैम्डा बहुत छोटा हो तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द एमिसिव पावर। मतलब आप समझ गए, पूरी एमिसिव पावर में से अब आप थोड़े थोड़े एमिसिव पावर्स की बात करें कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा का कितना होगा, फिर अगले लैम्डा पर कितना होगा, फिर अगले लैम्डा पर कितना होगा। तो आप अलग अलग वेवलेंथ के कंसर्न बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो समझना स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एमिसिव पावर, ओके। फिर आपको क्या करना है, जो आपने एमिसिव पावर निकाला है ना, उसी में आपको डी लैम्डा से डिवाइड कर देना है। तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। समझ गए? तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? एमिसिव पावर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, उसमें आपको क्या करना है, डी लैम्डा से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको लैंग्वेज देना चाहूं तो वो क्या होगा, इट इज द एमिसिव पावर, it is the emissive power corresponding to lambda to lambda plus d lambda wavelength for unit change in wavelength। समझ में आया? What is its definition? यस Clear है? सर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पहले आप एक लैम्डा से लेकर डी लैम्डा का आप क्या निकाल लेते हैं, इस छोटी सी वेवलेंथ रेंज में कितनी एमिसिव पावर है। फिर उसमें आप जो आपने छोटी सी रेंज निकाली है ना, उस रेंज से डिवाइड भी कर देते हैं।
तो वहां पर यूनिट चेंज के लिए जितनी एमिसिव पावर होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्लियर है? मतलब डायरेक्टली आपका एमिसिव स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लैम्डा से डी लैम्डा का एमिसिव पावर नहीं है, उसमें आपको डी लैम्डा से डिवाइड भी करना है। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो ये देखिए, तो यहां से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एमिसिव पावर, अगर आपको कोई पूछ ले कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा का कितना है, तो कोई आपसे इस क्वांटिटी के बारे में बात करे और आपको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज द एमिसिव पावर? दैट एमिसिव पावर इज योर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मल्टीप्लाई बाय डी लैम्डा। समझ में आई बात? यस सर। तो एमिसिव पावर निकालने के लिए आपको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को मल्टीप्लाई करना होगा डी लैम्डा के साथ। समझ में आई बात? तब आपको एमिसिव पावर मिलेगी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, या आप लैम्डा भी बोल सकते हैं क्योंकि डी लैम्डा बहुत छोटा है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। प्रैक्टिकली जब कोई बॉडी रेडिएट करती है तो किस तरीके का उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। तो एज अ कॉन्सेप्ट हमने क्या कहा, जीरो से लेकर सभी वेवलेंथ निकलती है। तो जीरो से लेकर सभी वेवलेंथ निकलती है, तो मैं यहाँ पर हर वेवलेंथ के हिसाब से स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? तो प्रैक्टिकली ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये आपका ग्राफ कुछ पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके के आप बना सकते हो। पहले ध्यान रखना, मैं फैक्ट बेस्ड पे बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा बनता है। इसका क्या मतलब हो रहा है? अगर मैं अलग अलग वेवलेंथ की बात करूं तो अलग अलग वेवलेंथ का ई लैम्डा अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। समझ में आ रहा है? तो किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ज्यादा है, किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कम है, ठीक है? और इसमें आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि ये एक ऐसा वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा भी है। यस और नो? यस सर। यस ओके, सर। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग भी एक लॉ आएगा आपके पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिलहाल आपने एक चीज नोटिस किया कि भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हमारे पास ये ग्राफ किस तरीके के हैं। ओके, तो मुझे एक बात बता सकते हो, ये ग्राफ किसके बीच में है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और लैम्डा के बीच में। और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर आपको एमिसिव पावर मिलती है उस रेंज की। तो सपोज किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा है, तो ये हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? ई लैम्डा को। यस सर। तो अगर हम ई लैम्डा से ई लैम्डा की बात हम कर रहे हैं, लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए, तो आपको दिखता है ये जो रेंज मैंने बना दी है, ये कौन सी रेंज है? लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो दिस रेंज इज हाउ मच? डी लैम्डा। यस सर। तो जब हम इसको यहां से अगर मैं इस एरिया को लिखना चाहूं, तो क्या आपको ये बात समझ में आता है कि ये वाला जो एरिया है, दैट एरिया इज बेसिकली ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ई लैम्डा, लैम्डा सफिक्स में है, इंटू डी लैम्डा। तो क्या ये एमिसिव पावर है? यस यस सर। तो हमने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को इस तरह से डिफाइन किया है कि ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ का एरिया विल गिव व्हाट? एमिसिव पावर। अरे समझ में आया क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर। ये कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, वो सब ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है, तो क्या प्रोवाइड करता है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वर्सेस लैम्डा ग्राफ का एरिया गिव एमिसिव पावर। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? एमिसिव पावर। तो एक बात बता सकते हो, अगर मैं इस ग्राफ का कंप्लीट एरिया निकाल दूं, कंप्लीट एरिया मतलब जीरो वेवलेंथ से लेके इनफाइनाइट तक, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि वो कंप्लीट एमिसिव पावर देगा? यस सर। यस सर। जैसे एक बॉडी का कंप्लीट एमिसिव पावर है, फिर आपने उसको छोटे छोटे अलग अलग वेवलेंथ रेंज में तोड़कर आपने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर निकाला। फिर आप कह रहे हो कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाता है? एमिसिव पावर।
अगर आपको बॉडी की कंप्लीट एमिसिव पावर चाहिए तो आप क्या कहेंगे? दैट इज Total योर, अगर आप उसको ई लैम्डा को इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, फॉर, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर 0 to 0 से infinity. इंफिनिटी, नहीं तो क्या आपको ये लगता है दिस इज द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी? यस सर Yes, sir. तो एक बात बताओ, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्या? ओरिजिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लैम्डा 0 को 0 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे बना दिया, आप चाहो तो बना लो, मैं बना दूं क्या ओरिजिन से, कि भाई 0 का कोई सेंस होगा नहीं ना, तो उसकी डेफिनेटली स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर 0 होगी। ओके, यस सर 0 से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, क्या आपको लगता है ई लैम्डा को आप इंटीग्रेट कर दें लैम्डा के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी। तो ये आपको बॉडी की कंप्लीट एमिसिव पावर दे देगा, जो जिसमें सारी वेवलेंथ इंक्लूड हो गई। दैट मीन्स अगर आप इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा डी लैम्डा फॉर 0 to, या 0 छोड़िए, किसी लैम्डा 1 से अगर आप लैम्डा 2 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या समझते हैं आप इससे? दिस इज द एमिसिव पावर फॉर lambda 1 से lambda 2. लैम्डा 1 to लैम्डा 2। जैसे आपको पता है, सपोज एक बॉडी रेडिएट कर रही है ना, और मैंने कहा बताओ उसके विजिबल रेंज में कितनी एमिसिव पावर है, तो वो हम तभी निकाल पाएंगे जब आप हमें किसका फंक्शन देंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का फंक्शन देंगे। ओके, तो अगर आप स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का आप फंक्शन मुझे देते हैं, तभी मैं आपको क्या बता पाऊंगा कि विजिबल में कितनी एमिसिव पावर है। समझ में आई बात? और उसको निकालने के लिए अगर मैं ये कहूं कि विजिबल रेंज के वेवलेंथ के बीच में अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो वो उस रेंज की एमिसिव पावर आएगी। तो इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऐसे क्वेश्चंस में देखो, आपको कभी बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझना होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एमिसिव पावर निकालेंगे और फिर डी लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और इसका रिवर्स स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा ग्राफ का एरिया। ठीक है, ये आपको एमिसिव पावर देता है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा, जो इनका एरिया होगा, दैट विल गिव द एमिसिव पावर। इतना समझ में आया सबको? और यहाँ से मैंने आपको रिवील किया कि एक प्रैक्टिकली ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कंफर्म? तो दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब एमिसिव पावर से स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में डिफरेंस क्या है? एमिसिव पावर तो सभी को ले लेगा। Yes, sir. ओके, यस सर एमिसिव पावर में सभी आ गए। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होता है दैट इज व्हाट, कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एमिसिव पावर कितना है, उसमें डी लैम्डा से डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी आती है उसका नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि सर ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर है, लेकिन वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर पर यूनिट चेंज इन वेवलेंथ है। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर आप स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी लैम्डा से, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर तो अगर आप डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको उस रेंज की एमिसिव पावर मिलती है। और अगर आप उसको पूरा इंटीग्रेट करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको क्या मिल जाता है? कंप्लीट एमिसिव पावर। और अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं किसी लैम्डा 1 से लैम्डा 2 के लिए, ओके, सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा था? ए लैम्डा इक्वल टू डी। ये बेटा डेफिनेशन है उसकी, फॉर्मूला नहीं है, ये डेफिनेशन है। पहले आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का एमिसिव पावर निकालना है, और जो आपने स्मॉल रेंज सेलेक्ट की होगी ना, वापस आपको उस रेंज से डिवाइड भी कर देना है। तो इस क्वांटिटी का नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। समझ में आई बात? ये डेफिनेशन है उसकी। ओके सर। देखो डेफिनेशन दिख रहा है ना, एमिसिव पावर क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? इज व्हाट? It is the emissive power corresponding to lambda plus d lambda wavelength for unit change in wavelength.
इस क्वांटिटी का नाम स्पेक्ट्रम, मतलब नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। अभी आपको पता नहीं है एमिसिव पावर कितनी है, अभी मैं आपको आगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में बताऊंगा कि कितनी होती है। उसके पहले हमें बहुत सारे डेफिनेशंस देखने जो आप देखते जा रहे हो। क्लियर है क्या इतना? यस सर। तो Yes, अगर sir. मैं बहुत सिंपल वे में कहूं, कभी अगर हम आपसे बोले स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इसका क्या मतलब होगा? तो जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर कोफिशिएंट है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर गया। तो अगर आप किसी A by D पर्टिकुलर, lambda। हाँ, तो अगर आप ये कहते हैं, नहीं ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो DA by D लैम्डा मत करो उसको सिंपल ये समझ के रखो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है, उसी को हम बोल देते हैं कि उसकी Spectral absorb. स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, तो देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आज के लेक्चर में क्या क्या बताया, मैं आपको इन शॉर्ट एक लाइन में बोल देता हूँ। आज मैंने कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं बताया है। आज हम कुछ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक बॉडी जब किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होती है तो वो क्या करती है, रेडिएट करती है। और रेडिएशन में क्या कंडीशन है कि वो हर वेवलेंथ को एमिट करता है। फिर हमने बताया कि एक ऐसा सरफेस, जब आप किसी सरफेस पे लाइट गिराते हैं तो उस पर क्या क्या फेनोमेना हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। तो आपने इन तीनों के फ्रैक्शंस को इनका कोफिशिएंट बोल दिया और इन तीनों का सम 1 होता है। और अब आपके पास एक ऐसी बॉडी जो उस पर गिराने वाले सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो एब्जॉर्ब के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई कि एक ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 होगा, यानी उसकी 100% एब्जॉर्प्शन कर लेगा। फिर हमने बताया एमिट करने वाली प्रॉपर्टी में क्या क्या डेफिनेशंस हैं। तो एक डेफिनेशन है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आई बात? दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, और एब्जॉर्प्टिव पावर होता है कि कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर गया, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को ही हमने एब्जॉर्प्टिव पावर कह दिया। और बाद में हमने डिफाइन किया जो हमारे पास एक बहुत बड़ी वेवलेंथ रेंज के करस्पॉन्डिंग जो एमिसिव पावर आ रही थी, तो उसमें आपका किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एमिसिव पावर है उसका पर यूनिट चेंज इन वेवलेंथ जो एमिसिव पावर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एमिसिव पावर, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। दैट मीन्स स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर एमिसिव पावर मिलता है। ये एज अ डेफिनेशन है। तो अगर हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और लैम्डा की बात करें तो प्रैक्टिकली ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है जो मैंने आपको बताया। और इसमें हम कह रहे हैं कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एमिशन हो रहा है, हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया आपको क्या बताता है, एमिसिव पावर उस पर्टिकुलर रेंज में। तो अगर आप लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक बात करेंगे तो उस रेंज में बात करेंगे, अगर आप 0 से इनफाइनाइट की बात करेंगे तो कंप्लीट रेंज में बात करेंगे। क्लियर है? अगर डी लैम्डा नेग्लिजिबल दिए जाए तो दोनों इक्वल ले सकते हैं? बेटा नहीं, इक्वल नहीं ले सकते। डी लैम्डा नेग्लिजिबल दोगे तब तो बहुत लार्ज हो जाएगा। नेग्लिजिबल तो होगा ही वो, लेकिन आप समझ सकते हो वो डिनोमिनेटर में है और डी लैम्डा आपने कम ही लिया होगा। तो एक्चुअली क्या होगा, डीई भी बहुत कम होगा और डी लैम्डा भी बहुत कम होगा। समझ रहे हो? ओके सर। डीई भी कम होगा, डी लैम्डा भी कम होगा, तो वो रेशियो कुछ फाइनाइट आएगा। समझ में आई बात? यस सर। तो आज के लिए इतना काफी है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास अपनी कब आ रही है? परसों। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा जो कंडक्शन से रिलेटेड है। 1 मिनट। है ना? एक्सरसाइज 1 में हमने कंडक्शन के कर लिए, एक्सरसाइज 2 में कर लिया। अब एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 हमने कैलोरीमेट्री वाले तो सर 2 लेवल 1 कंडक्शन के बचे हैं भी। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का सारा नहीं हुआ। नहीं, वो मुझे पता है, वो रेडिएशन के हैं 2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने हटाए उनको। क्लियर? 3 क्वेश्चन है ना सर?
हाँ 1 मिनट, 3 क्वेश्चन हटाए हैं ना अभी हमने, हाँ तो एक क्वेश्चन ले सकते हो आप। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 6 एक तो, और एक्सरसाइज 2 लेवल 2, लेवल 1 में तो यही एक क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी फिर रेडिएशन आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में हम लोग 5 तक कर चुके हैं ना कैलोरीमेट्री। यस यस सर सर। उसके बाद 6 से आपको करना है 6 से आपको 10 तक करना है। ओके, इसमें एक आपके पास 7th क्वेश्चन आएगा, 7th का आंसर आपको करना है BCD में ACD दिया होगा। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 में, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 में हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? 6 तक कर चुके हैं क्या? 6 यस सर तो आपको करना है 7 8 9 10 11 12, 7 से 12 ये करके लाना है आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। ओके, ओके सर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर थैंक थैंक यू सर। थैंक ओके, सर थैंक यू। PDF शेयर कर देना सर। हाँ PDF आ जाएगी आपके थैंक यू पास। सर। ओके, सर मैंने एक डाउट भेजा है सर आपको। किस पे? चैट बॉक्स पे? यस सर। हाँ, क्या आउट ऑफ द बॉक्स सर